अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। आई होप आप लोगों को अब तक के लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आज हम लोग कल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था पढ़ना। आज हम लोग उसी में से आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रोंकाई एंड लंग्स। हम लोगों ने नोज़ एंड थ्रोट से एयर जो है वो किस तरह से मूव करते हुए ट्रैकिया तक जाती है वो सब कल पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ने लगे हैं ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें अगर आप देखें नोज़ और माउथ से जब एयर जो है वो एंटर होती है वो लैरिंक्स में आती है, जहाँ पे जिसे मैंने आपको बताया था वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। यहाँ से होते हुए ये थ्रोट से होते हुए एयर जो है वो ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये सी शेप कार्टिलेजेस का काम क्या होता है कि ये इस पाइप को ओपन रखते हैं, इस विंड पाइप को इसे ओपन रखते हैं। ट्रैकिया का और दूसरा नेम क्या है, विंड पाइप। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, तो ये जो ट्रैकिया है ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। सिंगुलर इसका ब्रोंकस है और इन 2 को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ये जो ब्रांचेस हैं, अब एयर जो है वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में आ जाती है। ये ब्रोंकाई जो है ये फर्दर लंग्स के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉल ट्यूब्स में, जिन्हें कि हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पर जो है एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं। दीज आर एक्चुअली टिनी एयर सैक्स। क्या हैं ये, टिनी एयर सैक्स हैं। एल्वेओलाई जो है ये क्या हैं, टिनी एयर सैक्स। मैंने आपको बताया नोज़ और माउथ से एयर एंटर हुई, लैरिंक्स में से गुजरते हुए एयर ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में आ गई। विंड पाइप से एयर कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में। ये विंड पाइप जो है ट्रैकिया ये फर्दर 2 में डिवाइड होता है, दोनों लंग्स में एंटर होता है। ये यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ये फर्दर डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं इनके एंड पर टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्वेओलाई। इन टिनी एयर सैक्स को हम क्या कहते हैं, एल्वेओलाई। ये जो एल्वेओलाई हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो उन्होंने इसे सराउंड किया हुआ होता है, इसके ऊपर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ से जब एयर जो है वो ब्रोंक्यूल से एल्वेओलाई में आती है तो यहाँ एयर में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है। क्या हुआ है यहाँ पर, एयर जब ब्रोंक्यूल से एल्वेओलाई में आई तो एल्वेओलाई से ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली गई। अब ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाएगी। यहाँ से एल्वेओलाई से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ये कहाँ चली जाएगी, इन ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड जो है फिर उसे हमारी बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, जब हम लोग इनहेल करते हैं, तब जो है हम लोगों ने जब इनहेल किया तो ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है और इसके थ्रू ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर सेल तक प्रोवाइड कर देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करती है, हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, कि ऑक्सीजन जो है वो फूड की ब्रेकडाउन के लिए, फूड से एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए चाहिए होती है। तो हर सेल में फूड और ऑक्सीजन जो है वो इनके एक्शन से एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बनती है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन और फूड जो है
इनके कम्बिनेशन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड की ब्रेक डाउन होती है और उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। वो जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी सेल्स यूज़ कर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक वेस्ट मटेरियल है, उसे बॉडी से रिमूव होना होता है। तो ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर गया होता है वही ब्लड जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर लंग्स में आ जाता है और लंग्स से जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सांस के ज़रिए से बाहर हमारी बॉडी से निकल जाती है। जब हम लोगों ने इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर आई और जब हम लोगों ने एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउट हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आई थी, ये ऑक्सीजन अंदर आई है बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली गई है। इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में इन और आउट जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोसेस आ जाता है हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ किस तरह से करते हैं। जो सांस लेने का अमल है वो किस तरह से होता है, ये आपको पहले भी पता होगा कि ब्रीथिंग जो है वो हमेशा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। नंबर 1 इनहेलेशन या इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ये 2 स्टेप्स होते हैं। इन 2 स्टेप्स में ब्रीथिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, और इसके अलावा हमारे लंग्स जो हैं उनमें कोई मसल नहीं होता, हमारे लंग्स में कोई मसल नहीं होता। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 टाइप्स ऑफ मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब हमारी रिब्स के जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो वर्क करते हैं। और नंबर 2 पे आ जाता है डोम शेप्ड डायाफ्राम। ये 2 तरह के मसल्स जो हैं वो इनहेलेशन यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ब्रीथिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। कौन कौन से, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स एंड डोम शेप्ड डायाफ्राम। जो हमारी रिब्स होती हैं ये इनके साथ मसल्स अटैच हुए होते हैं, वो मसल कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। कौन से मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स। और इसी तरह से एक डोम शेप डायाफ्राम। अब ये देखें यहाँ पे इस तरह से रिब्स जो है वो अटैच होती हैं और इन रिब्स के अंदर जो है यहाँ पे लंग्स होते हैं। ठीक है, ये जो है ये लंग्स हैं और ये जो मैंने ऊपर इसके लाइंस बनाई हैं ये लाइंस एक्चुअली में रिब्स को शो कर रही हैं। इन रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं, इनके ये रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स। और इस तरह से ये जो यहाँ पे इस तरह से स्पेस आपको डोम शेप नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। अच्छा, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स जो हैं ये आउटवर्ड मूव करते हैं और उसकी वजह से डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, उसकी स्पेस कम हो जाती है। जैसे ये देखें यहाँ पे जब आप लोग ये फिज़िकली करके भी देखेंगे तब आपको फील होगा कि आपकी रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड जो है वो मूव कर रही हैं और आपकी डायाफ्राम जो है ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। अगर आप इनहेल करके देखें, जब हम इस तरह से इनहेल करते हैं तो हमारी रिब्स आउटवर्ड मूव करती हैं और डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और इसकी वजह से एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है और एयर जो है वो हमारी लंग्स में चली जाती है। अब जब कभी ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों
इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम ये दोनों जब रिलैक्स कर जाते हैं तो हमारे लंग्स से एयर जो है वो बाहर निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जो है वो हमारे लंग्स से बाहर निकल आती है। ये कब होता है? जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों के दोनों रिलैक्स करते हैं। तो इनहेलिंग में क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स and diaphragm intercostal muscles moves outward and diaphragm contracts। डायाफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है? एयर जो है वो जल्दी से अंदर की तरफ एंटर हो जाती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। एक्सहेलिंग में क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों रिलैक्स कर जाते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम रिलैक्स। और जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? एयर मूव्स आउट। एयर जो है वो आउटवर्ड मूव्स करेगी। यहाँ से ये देखें, एयर अंदर आई थी और फिर एयर जो है वो आउटवर्ड मूव कर जाएगी, बॉडी से, लंग से बाहर निकल जाएगी। ये था ब्रीथिंग का प्रोसेस कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है, बॉडी में हम लोग एयर को अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसके साथ एक और टॉपिक है, छोटा सा कंपैरिजन है ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस का। अब देखें, ब्रीथिंग एंड बर्निंग, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे एक नंबर 1 अगर हम बात करें, मैंने कहा ब्रीथिंग एंड बर्निंग, इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। किस तरह कंपेयर किया जा सकता है? कि दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं इनमें एनर्जी की रिलीज़ के लिए फ्यूल यूज़ होता है। जैसे ब्रीथिंग में अगर हम बात करें, हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना जो है वो फ्यूल का काम करता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी तरह से बर्निंग जो है, इसमें अगर आप लोग घरों में हम लोग खाना बनाते हैं, सुई गैस यूज़ करते हैं, गैस जो है वो फ्यूल का काम करती है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से बर्निंग और ब्रीथिंग दोनों में फ्यूल यूज़ हो रहा है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो नंबर 1 क्या हो गया? बोथ प्रोसेसेस यूज़ फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर टू रिलीज एनर्जी। बोथ प्रोसेसेस यूज़ फ्यूल टू रिलीज एनर्जी। और नंबर 2 पर अगर हम इसका कंपैरिजन देखें तो दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। ब्रीथिंग में भी हमने बात की थी, फूड की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, जो कि हम इनहेल करते हैं तो एयर से वो हमें मिल जाती है। इसी तरह से किसी भी चीज़ की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो सकता। यूज़ बोथ प्रोसेस